कलम अमृतसर और जालंधर के वर्चुअल सत्र में आप सबका स्वागत है। कलम प्रभा खेतान फाउंडेशन के ढेरों कागजों पर लिखा एक अध्याय है। फाउंडेशन का मानना है कि भाषा की अपनी कोई सीमा या मापदंड नहीं होता। भाषा जिंदगियों को एक साथ जोड़ती है, बुद्धि को संपन्न करती है। अपनी भाषा, अपने लोग, ये वो मंत्र है जिसके इर्द गिर्द कलम के आयोजन होते हैं। इसका उद्देश्य हिंदी साहित्य और उसके लेखकों को पाठकों के संवाद के लिए एक खास तरह का मंच मुहैया करता है। हमारी आज की अतिथि है लोगों की लोक लेखिका चित्रा मुदगल जी। उनकी अपनी उपस्थितियों की सूची बड़ी लंबी है। आप अपने उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं। आप वह पहली भारतीय महिला लेखिका हैं जिन्हें दत्ता समांत आंदोलन के दौर और जिंदगी पर आधारित अपने उपन्यास आवा के लिए व्यास सम्मान मिला था। इसके अलावा आप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अंतरिक्ष और अणु ऊर्जा विभाग की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति का हिस्सा भी रही हैं। आप भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा कृतित्व समग्र पुरस्कार और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई के राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी साहित्य के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए इसे मैं आज श्रीमती मुदगल जी से बातचीत करने वाली अनुशक्ति सिंह जी पर छोड़ती हूँ, जो खुद भी एक लेखिका और कवित्री ही नहीं बल्कि शब्दों के पीछे छिपी बहुमुखी प्रतिभा की धनी महिला है। अनुशक्ति जी, आइए अब आपकी और चित्रा जी की ओर चलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। 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 आप सबका कलम का बहुत बहुत आभार कि मुझे चित्रा मैम सर की बड़ी लेखिका, मैं मूर्धन्य नहीं कहूंगी, मैम ने मुझे पहले ही कहा था कि मूर्धन्य शब्द का इस्तेमाल मत करना, तो मैंने मूर्धन्य शब्द का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है। बड़ी लेखिका, लोक लेखिका, जनप्रिय लेखिका और उपलब्धियों से भरी पूरी लेखिका के साथ एक वार्तालाप करने का मौका दिया है। चित्रा जी के बारे में क्या बात करूं, कितने सारे प्रथम सम्मान जो है उनके नाम के आगे जुड़े हुए हैं, और किसी भी कृति को मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान जो साहित्य अकादमी सम्मान है वह भी इनके नाम है। यानी उपलब्धियों को देखा जाए तो उपलब्धियां बड़ी ही है, चित्रा जी का लेखकीय कद बड़ा है। इन दोनों में एक तुलनात्मक लड़ाई हो जाएगी, दोनों आगे पीछे लड़ने लग जाएंगे कि हम अपना पैर आगे बढ़ाएं तो हम अपना पैर आगे बढ़ाएं, या मेरी लंबाई ऊंचाई अधिक है या इन उपलब्धियों की ऊंचाई अधिक है। खैर, आगे बढ़ते हैं, मैम का स्वागत करते हैं इस कलम के संस्करण में और शुरुआत करते हैं मैम से कि बहुत मुझे मैम की बारे में, जब मैम से के बारे में, चित्रा मैम के बारे में जान रही थी, उनको मैंने पढ़ा और फिर उनके बारे में उनके बहुत सारे फैन से मैंने बातचीत की, तो बहुत सारे लोग जो हैं मैम से बहुत सारे सवाल करना चाहते थे, तो मैं उन सारे सवालों को लेकर आई हूँ। लेकिन आज मैं एक पहला सवाल जो है वो किताबों की नहीं जाती हूँ, मैम से उनकी ताज जिंदगी के बारे में पहला सवाल पूछती हूँ। आप लोगों को पता है कि मैम का जो शादी है वो इंटरकास्ट शादी है, एक क्रांतिकारी शादी थी अपने जमाने में, और मैम चेन्नई में पली बढ़ी, हिंदी चेन्नई में पली, जहाँ पे कि शुद्ध दक्षिण भारत में हिंदी का, आप सब जानते हैं कि हिंदी का उतना ज्यादा प्रसार नहीं है, वहां से हिंदी भाषा में डिग्री प्राप्त करना, हासिल करना, और फिर हिंदी को ही अपनी जीविका का, अपने जीवन का एक माध्यम बना लेना। क्योंकि मैं मानती हूँ लेखन जो है वो लेखक का जीवन होता है, तो हिंदी को अपने जीवन का माध्यम बना लेना वह कैसे संभव हुआ। उसके बाद मैं शादी वाले प्रश्न पर भी आऊंगी मैम, कि वो क्रांति कैसे संभव हुई थी। पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं अनु,
कि मैं तुम्हें अनु जी नहीं कहूंगी, अनु कहूंगी। बिल्कुल नहीं मैम, अनु। और मेरे पिता नेवल अधिकारी थे और ट्रांसफर्स होते रहते थे, तो मेरा जन्म जो है वो चेन्नई में हुआ और मैं लगभग 3.5 वर्ष की आयु तक चेन्नई में रही, फिर विशाखापट्टनम में रही और उसके बाद बॉम्बे में आए। बॉम्बे में आकर के मेरे पिता ने हमें एक स्थायित्व देने की कोशिश की, क्योंकि वो जानते थे कि ट्रांसफर्स के दौरान जो है बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। और मुंबई में 1 साल पढ़ने के बाद फिर उनका ट्रेनिंग के लिए ट्रांसफर हुआ और वो फिर विदेश चले गए। हम सब लोगों को गांव में रहना पड़ा और कक्षा 2 से लेकर के कक्षा 4 तक मैं अपने गांव, जो मेरा जो पैतृक गांव है वो उन्नाव जिला, शायद नाम सुना हुआ तुमने, लखनऊ और कानपुर स्थित है, जहाँ के निराला जी हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा है, डॉक्टर सुमन है, शिवमंगल सिंह सुमन है, बड़े बड़े दिग्गज लेखक महाप्राण निराला का जन्म हुआ। और मैं उन्हीं के गांव के पास उचगांव सानी से करीब 8-10 किलोमीटर दूर निहाली खेड़ा गांव मेरा पैतृक गांव है। तो वहां मैंने 4 वर्ष के करीब, 4 नहीं 3.5 वर्ष के करीब कक्षा 5 चौथी पास करके मैं मुंबई वापस आई और पिताजी वापस आ गए और हमको सेंट्रल स्कूल में मेरी शिक्षा शुरू हुई। सरकारी लोगों के बच्चे ज्यादातर सेंट्रल स्कूल में पढ़ते हैं और उसके बाद वहां कुछ मर्डर वगैरह हो गया था, आसपास सुनसान जगह थी, तो मेरे पिताजी ने भाई को तो डॉन बॉस्को स्कूल के कॉन्वेंट में हॉस्टल में डाला और हमें हिंदी हाई स्कूल घाटकोपर मुंबई में डाला। हम दोनों बहनों को, लड़कियों के लिए सोचा जाता है, एक जमींदार खानदान में, क्षत्रिय खानदान में लड़कियों की पढ़ाई को करियर से नहीं जोड़ा जाता कि करियर का महत्व तो नहीं है, इनको कौन नौकरी करनी है, ऐसा मुझे लगा। तो मेरी शिक्षा उसके बाद बॉम्बे पुणे बोर्ड से मैंने 11वीं कक्षा पास की और उसके बाद मुंबई विश्वविद्यालय से मैंने पढ़ाई की और आगे फिर मैंने चित्रकला में भी डिप्लोमा अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि मन में इच्छा थी कि मैं बड़ी चित्रकार बनूं। इस तरह से मेरी पढ़ाई हुई और जैसे कि होता है, मैंने बताया कि क्षत्रिय खानदान में उसका एक ही उद्देश्य होता है, लड़की ये हो गई, अब उसकी शादी हो जानी चाहिए किसी बड़े घर में। उनको जब ये पता चला कि मैं अपनी कॉलेज लाइफ में झूठ बोल करके कि मेरी ट्यूटोरियल की क्लासेस हैं इसलिए मुझे रुकना पड़ रहा है, मैं ड्राइवर और गाड़ी को वापस भेज देती थी और रुकती थी और फिर लोकल ट्रेन से मैं घर आती थी, तो उनको बहुत बाद में जब पता चला कि मैं ट्रेड यूनियन के ऑफिस में बैठने लगी हूँ और तो उन्हें बहुत धक्का लगा। उन्हें लगा ये क्या लड़की है, ये हमारे खानदान की नाक कटा रही है, ठाकुर खानदान की, और ये मजदूरों के बीच जाकर बैठती है, 2 कौड़ी के मजदूरों की, ये तो बहुत गलत बात है। और फिर उनके मन में मेरे ऊपर वो दबाव बढ़ाने शुरू किए कि ध्यान रखा जाए, तब भी मैंने झूठ बोलना नहीं छोड़ा। ध्यान रखा जाए से मतलब है कि मैं समय से जाऊं और समय से घर वापस आऊं, लेकिन मैंने अपने बहुत ऐश्वर्य भरे खानदान से, गांव और मुंबई की जिंदगी से, यानी बंगले की गेट के बाहर की जो दुनिया थी वो दुनिया मैंने ट्रेड यूनियन से जोड़ कर देखी। गांव में मैंने जो टोले थे, दलितों के टोले थे, जन मजदूरों के टोले थे, वो देखे थे, लेकिन मैंने उस दुनिया को इतने करीब से नहीं देखा था। मैंने पढ़ा था, प्रेमचंद के कहानियां पढ़ी थी स्कूल लाइफ में,
और मैंने वो उनसे ही प्रेरणा भी मिली। जब मुझे कहा गया कि तुम कोई कहानी लिखो, कहानी प्रतियोगिता के लिए जो स्कूल में होती थी, तो मैंने सोचा कि मैं कैसे लिखूं, मुझे तो कहानी लिखने नहीं आती है। तो मुझसे मेरे अध्यापक ने कहा हिंदी के कि जैसे तुम पढ़ती हो अपने पाठ्यक्रम में, तुमको कौन सी कहानी अच्छी लगी हिंदी के पाठ्यक्रम में? तो मैंने कहा विशंभर नाथ जी की ताई, प्रेमचंद की ठाकुर का कुआं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था। तो ऐसी कहानियां जो पाठ्यक्रम में लगी हुई थी, दो बांके, तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसे तुमने पढ़ा, कहानी कैसे पढ़ी तुमने उसमें, उसी तरह से तुम सोचो, अपने गांव घर की कोई घटना सोचो, मुंबई की सोचो, और सोच करके तुम कहानी लिखने की कोशिश करो। और मैंने कोशिश की, और मेरी वो कोशिश अधकचरी ही थी। तब मैं कक्षा 7 में पढ़ती थी। ये मैं कई दफे बता चुकी हूँ लोगों को, लेकिन जब प्रश्न दोहराया जाता है तो चीजें भी दोहराई जाती। और जी 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 जी, है मुझे ना, पहली बार पता चला है ऐसा। इसीलिए मैं जान रही हूँ कि एक लेखिका से बात कर रही हूँ। तो जी हमने लिखी डोमन का की कहानी, जो मेरी लघु कथा है, जी जो आज भी कक्षा 7 व में पुरस्कृत होकर के वहां की वार्षिक पत्रिका स्कूल की अर्चना में छपी, और उसके साथ मेरा फोटो भी छपा। और उससे मेरी माँ बहुत खुश हुई कि आज तक गांव की किसी लड़की का फोटो किसी पत्रिका में नहीं छपा, और मेरी बेटी का छपा। तो इस तरह से लिखना आरंभ हुआ। और वो लघु कथा मैंने छोड़ी नहीं, उसको थोड़ा परिष्कृत करके मैंने अपनी लघु कथाओं का जो संकलन है बयान भारतीय ज्ञानपीठ से, जी जी उसमें जी शामिल किया। तो जी इस तरह से लिखने की प्रेरणा प्रतियोगिता में शामिल होने के उद्देश्य से, और मैंने हिंदी के बड़े बड़े लेखकों को मैंने अपने स्कूल की लाइब्रेरी से, अपने अध्यापकों के सुझाव से मैंने पढ़ा। लेकिन जैसे ही मैं कॉलेज में आई, मैं एक तो असंगठित जो महिलाएं झोपड़पट्टी की थी आसपास के, उनको उनके हितों की, उनके बुनियादी अधिकारों की लड़ाई के लिए मैंने लड़ाई लड़नी शुरू की। और मैं जागरण नाम की संस्था, जो उनके बुनियादी हकों की लड़ाई के लिए थी, कि वो घरों में चौका बासन करते हैं, तो महीने में 2 छुट्टी ही उनको मिलती थी, तो 2 छुट्टी नहीं 4 छुट्टी मिलनी चाहिए। और वो अगर 3 महीने बाद खाड़ा करें तो खाड़ा उनका काटा नहीं जाना चाहिए। खाड़ा मतलब ज्यादा अनुपस्थिति करें तो जी 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 काटा नहीं जाना जी चाहिए। तो जी इस तरह से उस अनुभव से 20 साल की उम्र में गुजरी, और इधर कॉलेज में आते ही ट्रेड यूनियन में सक्रिय हो गई। तो एक अलग ही दुनिया, वो दुनिया जो मैंने कभी नहीं देखी थी, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, जिसके बारे में मैंने प्रेमचंद का गोदान पढ़ करके जाना था, जिसके जी जी बारे में मैंने तारा शंकर बंदोपाध्याय का गण देवता पढ़ के जी जी जाना था, जी मतलब जिसको मैंने जोरबा द ग्रीक की, निकोस ग्रीक जो जी 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 उपन्यासकार, जी उनकी जी उनकी रचना को पढ़ करके जाना था। तो ये लगा कि बहुत जरूरी है, दुनिया को जानना है, दुनिया को अपने करीब महसूस करना है, उस समाज को, कि वो समावेशी समाज है या नहीं। हमारे यहाँ के समाज की तरह वहां भी विषमता है, वर्ग भेद है, वर्ण भेद है, तमाम तरह के। और उसके बाद तुमने सवाल किया शादी का, तो वो जो वर्ण भेद है और वर्ग भेद, दोनों को मुझे झेलना पड़ा, क्योंकि मुझे लगा मैं किसी ठाकुर खानदान में जाकर के अपने घर में बंद होकर के नहीं रह सकती, 4 हाथ का घूंघट काट के। तो मैंने विद्रोह करके अवध नारायण मुदगल, जो सारिका के उप संपादक थे, और उस समय सारिका के संपादक थे श्री चंद्रगुप्त विद्यालंकार,
उसके पहले मोहन राकेश रह चुके थे। तो मैंने उनसे छुप करके शादी की, आर्य समाज मंदिर में की। 5 रुपए में वो शादी हो गई। अरे वाह। चवन्नी की मालाएं आ गई और जी अवध जी 40 रुपए की एक साड़ी, बेंगलोर सिल्क की साड़ी, तब बहुत सस्ती थी, साधारण सी साड़ी ले आए। और उनको ये नहीं पता था कि साड़ी के साथ ब्लाउज भी पहना जाता है और भी पहना जाता है। तो वो साड़ी पहनकर, उसी स्कर्ट के ऊपर पहनकर और उसी ब्लाउज के ऊपर और ऊपर से लेकर के शादी के फेरे लिए। अरे वाह जी। ये विद्रोह जो मैंने किया, उसके जी। बाद तो मेरे पिता ने पुलिस स्टेशन से लेकर पूरी मुंबई में तहलका मचा दिया कि ये 2 कौड़ी का टाइम्स ऑफ इंडिया का सब एडिटर, और कहा मेरी बेटी, और ब्राह्मण की से शादी, और इसका उन्होंने पता लगवा लिया। मेरे फूफा जी उस समय आगरा में सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल थे, तो वो जेलर थे। उनसे पता लगवाया कि गांव में जहां मेरी ससुराल है वो किस स्थिति में, तो देखा तो मिट्टी का घर एक था। बोले अरे बाप रे, क्या होगा। जी जी, मैं समझ सकती हूँ, मैं खुद भी ठाकुर हूँ तो मैं समझ सकती हूँ वो सारी बातें, बहुत अच्छे से रिलेट कर सकती हूँ। जी जी जी। तो मैम अब आते हैं रचना पर। आपकी शादी की कहानी भी हो गई, अब आते हैं रचना पर। तो आप ट्रेड यूनियन की कहानी है, हाँ, क्या वो सारे अनुभव, क्या उस दिन जब आप, उन दिनों में जब आप बैठा करती थी ट्रेड यूनियन के ऑफिस में, क्या उन दिनों से आयातित अनुभव है? थोड़ा सा उस बारे में बताइए मैम। आवा इतनी चर्चित और इतनी उनसे आयातित अनुभव नहीं है, उसमें रहकर, उसमें जी कर तुम्हें अचरज होगा अनु कि हम शादी करके हम किसी बहुत बड़े फ्लैट में नहीं रहे। हमने निश्चय किया कि हम झोपड़पट्टी में ही एक चाली की एक खोली किराए पर लेंगे और उसमें ही रहेंगे, और हम उसमें ही रहे। हालांकि वो इलाका मेरे पिता क्या ही इलाका था एक तरह से। अब वो नेवल डॉकयार्ड के पीछे का इलाका था, पवई लेक का जो बैक साइड है वो इलाका था, पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ। तो हम मजदूरों के बीच में ही रहे, और मजदूरों में के बीच में ही हमें अपनी सुरक्षा भी लगी। और कभी कभी जब खाना नहीं बना पाते थे तो जब लौटते थे घर तो उनसे ही 4 ज्वार की रोटी, जिसको वो लोग बनाते थे, और उनसे ही कोई सब्जी लेकर के घर आ जाते थे। खाना बनाना मुझे कभी अच्छा नहीं लगता था। हमेशा ये ऊपर जब पड़ा कि खुद खाना बनाना है तो कैसे बनाना है, बल्कि मुदगल जी ज्यादा जानते थे। वो संस्कृत शास्त्री भी थे, और जो संस्कृत पढ़ता है संस्कृत विद्यालय में, तो वहां पर उसे स्वयं पाकी होना पड़ता है, यानी उसे खाना भी उसके लिए स्वयं पकाना पड़ता है। तो वो दाल चावल और खिचड़ी बड़ी अच्छी पकाते थे। तो ऐसे अनुभवों से गुजरे, और फिर मैं प्रेग्नेंट हुई। मेरा पहला बेटा राजीव जो है वो वहीं पैदा हुआ, वहीं मजदूरों के बच्चों के बीच उसका जन्मदिन मनाया जाता था। वो होली के दिन पैदा हुआ था, और मार्च की 7 तारीख को, तो 7 तारीख को हर महीने हम मनाते थे। और वो सारे बच्चे मजदूरों के इकट्ठे हो जाते थे कि उन्हें समोसा और जलेबी खाने के लिए मिलेगी। तो विशेष रूप से राजीव का जन्मदिन इसीलिए मनाते थे कि वो बच्चे बड़े खुश होते थे, वो आते थे। तो इस तरह की जिंदगी उनके बीच रह करके देखा कि क्या है वो जिंदगी जो मैंने सिर्फ पढ़ा भर था, उसके बारे में महसूस नहीं किया था। और जो पढ़ा था उस पढ़ने की जिल्द से बाहर निकल करके जब उनको देखा, महसूस किया, तो लगा कि अरे ये भी दुनिया है। ये दुनिया, अगर मैं इनके बीच ना आती तो मैं इस दुनिया की विषमता को कैसे समझती, कैसे महसूस कर सकती। जहाँ की घर में 2-2 नौकर खाना पकाने के लिए हो, और जहाँ की औरतों को
हमेशा सुरक्षा के बीच रखा जाता है, खानदान पानदान और दुनिया भर के नाम पर, इज्जत आबरू के नाम पर। और सवर्णों के घर में तो ये जो हालात हैं उसका अनुमान तुम स्वयं लगा सकती हो। तो एक ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। हालांकि यही बात मैं बता दूं कि ब्राह्मणों को जो हमारे गुरु थे, मतलब हमारे घर के पूजा पाठ के अनुष्ठानों को करते थे आकर के, तो वो द्विवेदी जी जब आते थे तो मैंने अपने आजी यानी दादी को देखा, चांदी के स्टूल निकाला जाता था, उस पर बैठा के चांदी के थाल में उनके पांव पखारे जाते थे और अपने अंचल से दादी उसको पोषती थी। तो ये वैषम्य जो है, ये अंतर विरोध जो है, ब्राह्मण पूजा पाठ के लिए है, पूज्य है जीवन साथी बनाने के लिए, जीवन साथी। जी मैं समझ रही हूँ मैम। अभी बात हुई राजीव भैया के जन्म की, जी आपने बताया, और मैं इस मसले की बात कहना चाहती हूँ। मेरा मैं लेकर के एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा ला रही हूँ मैम। एक फिल्म आई थी कुछ दिनों पहले आयुष्मान खुराना वाली, जी बधाई हो बधाई, और एक मित्र हैं गौतम राजऋषि, मेरी कहानी वो चुरा करके फिल्म बनाई। जी जरा उस बारे में बताइए मैम, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगे। बधाई हो उस कहानी, दुल्हन कहानी के अंदर का ही वाक्य है वो। बधाई हो वाक्य भी उस दुल्हन कहानी के अंदर का ही वाक्य है। और उसको वो 78 में 78 या 6, ठीक से मुझे अभी याद नहीं है, वो छपी कहानी। वो कहानी जब छपी तो उसका नाम था जहर ठहरा हुआ, और डॉक्टर धर्मवीर भारती ने जब उस कहानी, जो धर्म के संपादक, अंधा युग जैसी कालजयी कृति के लेखक और लोगों के प्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता के लेखक, वो उन्होंने जब उस कहानी को पढ़ा तो उन्होंने कहा, चित्रा तुमने इसका गलत शीर्षक दिया, इसका शीर्षक एक ही हो सकता है और वो दुल्हन हो सकता है। और ये कहानी मेरे अपने घर की है कि मेरी जो ताई जी थी, पित्याऊ ताई, वो खुद प्रेग्नेंट थी और उनकी बहू भी प्रेग्नेंट हो गई थी। यानी उस जमाने में ये मानकर चलते थे लोग कि अरे मेरी सास जिंदा है, जो मेरे तीज त्योहार करने वाली है, नेग न्यौछावर देने वाली है, मैं बच्चा क्यों ना पैदा करूं, मैं क्या बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी तो सास अभी बैठी है। तो ये भावना हुआ करती थी। और इस भावना के साथ में जो है मैंने वहां कहानी गढ़ी, क्योंकि जो मेरे भाई थे वो भाई अंदर से बहुत ही अनमने रहते थे, क्योंकि वो पढ़ाई करने जाते थे पूर्वा और साइकिल पर, तो वो उनको लगता था माँ का जो उभरा हुआ पेट, उससे बड़ी बेचैनी होती थी, शर्म आती थी। उनके दोस्त लोग जो गांव के दोस्त थे वो मजाक उनसे करते थे, वाह 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 वाह, इधर माँ भी और उधर पिता भी लगे हैं और उधर तुम भी, है ना, वाह क्या बात है, मजे हैं। तो इस तरह के छिछले जो हैं वो मजाक उड़ाना, है ना, उपहास करना, तो बहुत बेचैन थे। और फिर जिस दिन जिया, यानी जिस दिन मेरी ताई की, पित्याऊ ताई की सास, यानी हम उनको पुरखिन आजी कहते थे, उनकी जब मृत्यु हुई है, उस दिन उन्होंने ये एहसास किया कि अरे सास तो चली गई, अब मुझको दुल्हन दुल्हन कह के पुकारने वाला कोई नहीं रहा, अब तो मैं अपनी दुल्हन को ही, अपनी दुल्हनों को ही दुल्हन कह के पुकार सकती हूँ। अब तो मैं सास हो गई। सास के रहते उन्होंने कभी अपने को सास होकर भी सास होना महसूस नहीं किया। तो ये कहानी वो थी, और 76 में छपी, और निर्झर पत्रिका पंजाब से निकलती थी, रमेश बत्रा उसको संपादित करते थे, उसमें भी वो दोबारा छपी, कई जगह छपी। और क्या उस वक्त ये हुआ कि ये इस विषय पर आज तक किसी ने कहानी नहीं लिखी, किसी ने कहानी नहीं लिखी, कि भावनात्मक विषय है। और वो अंधविश्वास है कि औलाद तो ईश्वर की देन है,
और बच्चे पैदा करना तो ईश्वर की देन है। बच्चे जिस घर में जितने हों उतना अच्छा है। पहले तो ये भावना नहीं थी कि बच्चे 2 ही होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये नियम भी बाद में गिरा और बना, और ये प्रचलन तब बहुत कम था, छिप करके, कि कानूनन अपराध था बच्चा गिरवाना उस समय। और अंत में जब सास नहीं रहती है तब वो जाकर के अपना बच्चा गिरवाती। खाली अंत अलग है, मगर बधाई हो पूरी की पूरी, वही उपहास उड़ाना, वही वो करना। उन्होंने चुरा के कोई इंदौर की लेखिका का क्या नाम झूठा, और डायरेक्टर ने इंटरव्यू दिए। मैं उस समय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में थी और अमृतलाल नागर सृजन पीठ पर थी, और मैं लिख रही थी वहां अवध जी के ऊपर किताब, जो अभी वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, तिल भर जगह नहीं। तो उस समय मैंने वो फिल्म भी देखी। मुझे वो फिल्म दिखाने जो उप कुलपति थे आनंद वर्धन जी, उप कुलपति, मुझे और उनकी पत्नी उषा जी मुझे वो फिल्म दिखाने ले गई वर्धा में। मैंने वो फिल्म देखी, वो भी चकित थी कि ये कहानी तो हमने आप की पढ़ी है, लेकिन उसमें डायरेक्टर कह रहा था दादी नानी का हमारा वो अनुभव था, इसलिए हमने इस विषय पर बनाने की सोची। उस कहानी को उन्होंने गांव घर से उठा के, गांव घर का बच्चा चूंकि पढ़ता है छोटे से शहर में, गांव का बच्चा बावजूद इसके जो छोटे से शहर में कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में पढ़ता है, तो वो नई नई चीजों से वाकिफ होता है और उसे लगता है कि ये गलत है, ये गलत है, ये उपहास उसका उड़ाया जाता है। तो इन्होंने उसको लाजपत नगर दिल्ली के एक जगह फिट कर दिया और भाषा बदल दी उसकी, मेरठ ही कर दी। ये चोरी, ये अभी चेतन भगत बता रहे थे 3 इडियट में उनके साथ क्या हुआ। कहानी तो एडॉप्टेशन आपने किया, तो कहानी तो आपने दी ना, उसमें बिल्कुल 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 बिल्कुल। नाटक जिसने किया उस पर उसने भी चेंजेस किए, लेकिन मूल कहानी आपकी थी। और ये तो सीधे चुराई। तो मैं उस समय वहां थी, मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। सारे विद्यार्थी आने लगे कि ये दुल्हन कहानी वो जेरोक्स करा करके लेकर आए कि देखिए जरा। और 76 की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है। उस जमाने में ये डायरेक्टर कितने बड़े रहे होंगे जो उस कहानी को उन्होंने पढ़ा, आज से 30 साल 40 साल पहले। तो ये ऐसी चोरी हो रही है। जो लोग दिल्ली से मीडिया पढ़ते हैं, जो लोग जामिया से मीडिया के विद्यार्थी हैं, और जो दिल्ली में कई मीडिया स्कूलों से पढ़कर निकलते हैं, वो हिंदी साहित्य की रुचि रखते हैं, वो हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, और जब कभी उन्हें किसी तरह का मौका मिलता है, चाहे छोटी फिल्म बनाने का बड़ा, तो वो किस तरह पढ़ी हुई कहानियों से इस तरह चोरी करते हैं। गौतम राजऋषि ने तो, मैं चाहती थी कि हिंदी समाज हमारा थोड़ा लड़े इस चीज के लिए, लेकिन मैं भी लिखूंगी, आज मैं लिखूंगी। मुझे कभी लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। तभी मनीषा की कहानी भी चोरी होती है, वो काली की कहानी चोरी होती है। लेखक सोचता है वो कहाँ केस करने के इतना पैसा कहाँ खर्च करे, और क्यों केसों के झंझटों में फंसे, कोर्ट कचहरी के। उसका मकसद लिखना है, उसका मकसद समाज सेवा है, और जहां वो आया हुआ है उन बच्चों को थोड़ा सा उनकी जो उलझने हैं उनको सुलझाना है। तो इतना बड़ा मैंने ये छेड़ा, मतलब अंदर से उद्वेलन हुआ, मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं चुप रही। गौतम जी की मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने इस बात को उठाया। और हमारा बंटा हुआ हिंदी समाज, हिंदी लेखक की समाज अपनी अस्मिता के मामले में इतना बटा हुआ है कि कभी भी किसी की लड़ाई, चाहे वो नई पीढ़ी की हो, चाहे वो वरिष्ठ पीढ़ी की हो, I can feel it, ma'am. I can feel it. आप देख रहे हैं हम लोग सबके सामने। ये हमारी बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है ये हमारी। वो बहाना बनाएंगे, आइडिया है, आइडिया तो किसी का भी, लेकिन आइडिया में जो डेवलपमेंट्स हैं, सारी चीजें हैं, वो 10 सी चीजें आपसे मिलती हैं। तो ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, और ये बहुत गलत बात है।
कोई हमारा संगठन नहीं है, ऑर्थर गिल्ड्स है, वो कभी लड़ता नहीं ऑर्थर के बारे में, केवल वो संगोष्ठियां आयोजित करता रहता है बस, और उनके अधिकारों की लड़ाई कभी नहीं। जी मैम, हम लोग एंड की ओर अप्रोच कर रहे हैं। एक सवाल और मैं करना चाहती हूँ, सिर्फ एक सवाल है, छोटा सा सवाल है। जब लिखना शुरू किया था तकरीबन 40 साल क्या 45-50 साल हो गए। 64 से मैंने लिखना शुरू किया। मेरी माँ पैदा हुई थी तब मेरी माँ पैदा हुई थी तब। हाँ, तुम तो बच्ची हो मेरी। तो वो सोच लो, 25 अक्टूबर 1964 में मेरी पहली कहानी सफेद से नारा, जो मेरे आदि अनादि 3 खंड है कहानियों के 2007 तक के, उसमें वो मौजूद है, सामयिक प्रकाशन से वो खंड प्रकाशित। मुझे मालूम है मैम। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाह रही थी मैम, कि आपने तब लिखना शुरू किया था और पिछले 2 दशकों में दुनिया बदल गई है, पूरी तरह डिजिटल हो गई है, बहुत नई लेखिकाएं आई हैं, नए वॉइस आए हैं, नए तरह के विषय आए हैं। आप क्या कहना चाहती हैं, अगर आपको आज की पीढ़ी में आज की दुनिया के बारे में या आज की जिंदगी के बारे में, आज की पीढ़ी के बारे में कुछ लिखना हो, आप किन विषयों को उठाएंगी? और आजकल जो स्त्रियां लिख रही हैं उसमें आपको क्या पसंद आया है? 2 सवाल हैं इसमें इंक्लूडेड। बहुत बड़ी चुनौती आज की नई पीढ़ी के सामने है। पहली चीज, हमारे सामने आदर्श थे, आजादी के बाद का समय था, जब कक्षा 7 में यानी 53 के 2 के आसपास मैंने डोमिनिका की कहानी लिखी थी। तब आदर्श थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, और लगता था हम अपने समाज पर हमारा अधिकार है, ये हमारा समाज है, हम इनकी रूढ़ियों से साहित्य में लड़ेंगे, हम उन कमियों से लड़ेंगे। जो लोग 2 जून खाना न पाकर 1 जून खाते हैं, और 1 जून का भी खाना वो खुद न खा के अपने बच्चों को खिलाते हैं, हम उनके अधिकार की लड़ाई साहित्य के माध्यम से, यानी मैं मानती हूँ साहित्य क्या है, साहित्यिक परिभाषा मेरे लिए जन का इतिहास है, वो साहित्य का दर्पण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, प्रेमचंद ने कहा, साहित्य के आगे, राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है साहित्य। मेरा कहना है साहित्य जन का इतिहास है। तो जन चाहे निम्न मध्यम वर्ग हो, आदिवासी हो, अनुसूचित हो, दलित वर्ग का हो, चाहे वो निर्धन किसी उच्च वर्ग का भी निर्धन हो, वो भी कहीं ना कहीं बुनियादी हकों से वंचित है, तो मेरा ऐसा सोचना है कि वो भी जन है, और साहित्य का काम है उस जन के इतिहास को रेखांकित करना और उसकी लड़ाई लड़ना। तो आज जो पीढ़ी है, आज जीवन शैली बदल गई है। आज जो 97 के बाद देश में उदारीकरण हुआ है, उस उदारीकरण ने जीवन शैली बदल दी है। हालांकि अब इंटरनेट ने सारी दुनिया को एक मेज तक सीमित कर दिया है, ला करके सारी दुनिया एक मेज पर है आकर के। लेकिन हमारे समय इंटरनेट साहित्य था, हमने भूगोल में देखा था ये रशिया है, ये उसका अंश साइबेरिया है, यहाँ उसका मौसम ठंडा रहता है। लेकिन जब मैंने टॉलस्टॉय को पढ़ा, जब मैंने अन्ना कारेनिना पढ़ा, जब वॉर एंड पीस पढ़ा, जब मैंने उनकी कहानियां पढ़ी, जब ब्रदर कर्माजो पढ़ा, क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ा, तब मैंने जाना कि वहां का समाज तो वैसा ही शोषित समाज है जैसा हमारा है। हमारे राजे रजवाड़ों से शोषित रहा, अन्य नाम नहीं लेना चाहूंगी, अंग्रेजों से शोषित रहा, और भी वर्षों हम शोषित रहे, आक्रामक आए और लूट कर ले गए, और फिर कुछ यही आकर जम गए कि ऐसी नदियां कहाँ मिलेंगी और हरे खेत कहाँ मिलेंगे। तो हम शोषित रहे, गुलाम रहे। लेकिन आज जो हमारी नई पीढ़ी, पुरानी संक्रमणों से तो वो लड़ रहे हैं, हम लड़ते रहे हैं, बहुत कुछ हम लड़े, लेकिन बहुत कुछ अभी भी समाज में अंतर्निहित कायम है।
विरोध, परस्पर विरोधी स्थितियां अब भी कायम है। तो नई पीढ़ी को वो संक्रमण भी विरासत में मिले, और जो बदला हुआ समाज है उस बदले हुए समाज में वो अपने को कैसे खड़ा करे, कैसे उसका सामना करे, कैसे उसकी अच्छी चीजें तो वो ले जो उसके समाज के उत्थान में, बेहतरी में कहीं उपयोगी साबित हो सकती हैं, लेकिन उन चीजों को कैसे दूर हटाए जो कहीं मानसिक अनुकूलन बना रही हैं, कंडीशनड कर रही हैं। क्योंकि बाजार में तो जो विदेश है वो तो चाहता है आपका कौटुंबिक जीवन ध्वस्त हो जाए। आपके कुटुंब में अगर आप एक परिवार में है तो एक ही फ्रिज आपको चाहिए, एक गाड़ी से काम चल जाएगा, मिल बांट कर आप उससे काम चला लेंगे, एक ही फ्रिज से काम चल जाएगा। लेकिन जब आपका कुटुंब टूट जाएगा, व्यक्तिवादी होकर के, बेटा उसी शहर में एक अलग फ्लैट लेकर रहेगा, बेटी उसी शहर में तो ब्याह के कहीं रहेगी, वो तो खैर अपने घर जाएगी। तो अगर 4 बेटे हुए और वो अलग अलग रहने लगे, वो हरियाणा के किसी गांव से निकल के कोई गुड़गांव में रह रहा है, कोई कहीं, रोजगार की बात जरूर है लेकिन बावजूद वो अपना माता पिता को साथ नहीं रखना चाहता। वो भोक्तावाद इसके मूल में है, और उसके साथ वो नया फ्रिज खरीदेगा, जर्मनी की नई गाड़ी की मॉडल खरीदेगा, वो और अन्य अमेरिका के नए मॉडल्स खरीदेगा, और उन नई मॉडल को बदलना भी जरूरी है, पुरानी पड़ गई है। तो आपके समाज को बाजारवाद ने तोड़ने की कोशिश की है और वो टूट रहा है। कभी भी आपके, ये नई पीढ़ी के लिए भी चुनौती है, कभी भी परिवार में कुछ घटता था, दुख सुख, बहन अगर विधवा हो जाती थी तो उसके बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी माँ पर आ जाती थी। वो किसी अनाथ आश्रम हमारे यहाँ नहीं थे, वो घर वाले ही पाल लेते थे, है ना। और वृद्धाश्रम जैसी कोई हमारे यहाँ जगह नहीं थी। बूढ़े आप देखेंगे पंजाब में भी बाहर खटोले पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ाते। जो भी नई पीढ़ी आती थी, पाए लागी पैरी पन्ना, है ना। और तो वो बाजार ने हमारे सबसे पहला प्रहार जो किया कौटुंबिक जीवन पे किया है, और ये सबसे बड़ी चुनौती है हमारे लिए, नई पीढ़ी के लिए। हम भी उसके साथ उसको महसूस कर रहे हैं, और नए संक्रमण तो आ ही रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप है, उसमें औरतों को, लड़कियों को न्याय नहीं मिल रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब 2 केसेस गए लिव इन रिलेशनशिप से, लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो बच्चों को अधिकार, तो फिर कानूनन पास हुआ कि उसके डीएनए टेस्ट के बाद बच्चे को अधिकार देना पड़ेगा, भले लड़के ने दूसरी शादी कर ली है लिव इन रिलेशनशिप से निकल कर। तो नई नई समस्याएं आई हैं, लड़कियां रोजगार में आई हैं, आत्मनिर्भर होकर आई हैं, और आत्मनिर्भर होकर के आज भी देश का चीफ मिनिस्टर, देश के किसी भी प्रदेश का, यानी दिल्ली प्रदेश की हमारी वो चीफ मिनिस्टर जिनकी मैं बहुत फैन रही हूँ, शीला जी ने एक बार कहा था, अरे लड़कियों को 11 बजे रात में अंधेरे में नहीं निकलना चाहिए, है ना। तो जो लड़कियां मीडिया में काम करती हैं, रात की पाली में काम करती हैं, और जो लड़कियां रात को किसी होटल में, 5 स्टार होटल में काम कर रही हैं, निश्चय ही उनकी गाड़ी उनको छोड़े जाएगी। लेकिन अगर जब कभी ऐसी सुविधा मुहैया नहीं हुई, वो अकेले हुई, तो 4 लड़के किसी भी सड़क पर, सुनसान सड़क पर रोक करके उसके साथ निर्भया जैसा कांड करेंगे। ये नई पीढ़ी के सामने इतनी आत्मनिर्भरता के बावजूद, शिक्षा के बावजूद, हमें कहा गया शिक्षित होना बहुत जरूरी है लड़कियों के लिए। यानी ये कहा गया कि बंगाल में नवजागरण में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1824 में बंगाल में लड़कियों के लिए स्कूल जरूरी है, उनका आत्मनिर्भर होना जरूरी है पढ़ लिख करके। लेकिन आत्मनिर्भर हो जाने के बाद क्या दृष्टिकोण बदला? क्या दृष्टिकोण बदलना नहीं है तो जब तक समाज का दृष्टिकोण नहीं बदलेगा हमारी बेटियों के प्रति, तब तक उनकी भ्रूण हत्याएं भी होती रहेंगी, तब तक उनके साथ अन्याय होता रहेगा, और उनको स्वीकार करना पड़ेगा। और ये इसमें सबसे बड़ी भूमिका
हम लेखिकाओं की, लड़कियों की मानते हैं, युवा पीढ़ी जो लड़कियों की समर्थ पीढ़ी है, एक साथ आप परी कथा उठाइए, आप कथा देश उठाइए, कथा क्रम उठाइए, चारों तरफ लड़कियां लिख रही हैं और अपने अपने अनुभवों के साथ लिख रही हैं। कच्चा पक्का जो भी अनुभव है वो लिख रही हैं और धीरे धीरे उनके विकास को मैंने देखा, वो फिर परिपक्व भी हो रहा है और वो परिपक्व रचनाएं भी आ रही हैं। और आज इसीलिए मुझे लगता है कि आज की जो लेखिकाएं हैं नई पीढ़ी से आकर के वो अपने घर को बदलने में, लड़की और लड़के के बीच का फर्क बदलने की जिम्मेदारी तो उनके कंधों पर है ही। नया पुरुष कैसे गढ़ा जाए, वो पुरुष, जो पुरुष हमें चाहिए, मैं नारीवाद ऐसा स्वीकार नहीं करती हूँ। मैं मानती हूँ कि पुरुष की जरूरत उतनी ही आधी भागीदारी के लिए है, लेकिन उस पुरुष को गढ़ा जाना जरूरी है, उसकी मानसिकता बदलनी है। तो हम देखते हैं कि मनीषा की स्वांग कहानी आती है, अल्पना मिश्र की छावनी में बेघर कहानी आती है, वंदना राग की यूटोपिया कहानी आती है। हाँ, और इसी तरह से गीता श्री की कहानी, एक लड़की अपने करियर में ऊपर चढ़ने के लिए पुरुष प्रोफेसर को कैसे खुश करके आगे शॉर्टकट से आगे बढ़ सकती है, उस सच्चाई को भी वो गीता श्री उस कहानी में लाती हैं। और हम देखते हैं कि बेकी गॉब बबीता सोलंकी, इस तरह से नई लड़कियों में श्रद्धा थवाइट है, उसकी कहानी पढ़िए। इसी तरह से हम नए लोगों में, नए लड़कों में चंदन पांडे, मनोज पांडे की पानी कहानी, किस किस का नाम लूं, तुम्हारा खुद का जब मैंने पढ़ा तो मुझे अचरज हुआ कि अब तक मैंने नहीं पढ़ा था। इन ये बच्चियां भविष्य की मजबूत पीढ़ी हैं। कच्चा पक्का तो हमारे जमाने में भी लिखा जाता था अनु, कच्चा पक्का हमारे जमाने में भी लिखा जाता था और आज भी लिखा जा रहा है, लेकिन ये कहकर हम नई पीढ़ी की आलोचना नहीं कर सकते कि वो वैसा नहीं लिख रही हैं जैसा कि पहले वाली लेखिकाएं लिखती है ना। तो ये मेरा मानना है, नई पीढ़ी, नया साहित्य, नए संक्रमणों के साथ हमारी समाज की बेहतरी के लिए क्या बेहतर है चुनेगी और चुनेंगे वो और लिखेंगे, सामने लाएंगे पाठकों के। और किताबें बदलती हैं, लोग कहते हैं ऐसा, बहुत से लेखक कहते हैं कि किताबों से, साहित्य से कोई परिवर्तन नहीं होता है, मगर मैं मानती हूँ परिवर्तन होता है। मैंने आमा लिखा तो लोगों ने कहा कि मजदूरों के बारे में हमारा दृष्टिकोण बदला। ये मजदूर कौन है? ये मजदूर वही गांव के वो गोदाम के होरी, गोबर, धनिया, ये वही है जो गांव से भाग के रोजगार की तलाश में आज भी कलकत्ते और मुंबई के औद्योगिक नगर या दिल्ली आ गया। तो आवा उन्हीं मजदूरों की कहानी है। कॉस्मोपॉलिटन औद्योगिक नगरी मुंबई में, कॉस्मोपॉलिटन झोपड़पट्टी में मुझे गोबर भी मिले, मुझे धनिया भी मिली, मुझे होरी भी मिला, मुझे और तमाम पंच परमेश्वर के बहुत से पात्र मिले। और अपने वो चाहे बिहार से हो, पंजाब जाते हो, वो छत्तीसगढ़ से अरुण प्रकाश की भैया जी एक्सप्रेस कहानी याद करो, मैं इसका बहुत जिक्र करती हूँ। तट के ऊपर बैठ के, यानी अपने ही प्रदेश में, हमारे समाज में, अपने गांव में रोजगार की जो कमी है या अपराध जो है, अपराध में फंस कर वो भागते हैं कहीं और रोजगार करने, पंजाब जाते हैं, पंजाब उन्हें रोजगार देता है, कितनी अच्छी बात है, ज्यादा पारिश्रमिक मिलता है। तो लेकिन फिर भी ऐसे असाब नहीं होना चाहिए, जो जहां है उसे रोजगार मिले। तो आमा में मैंने वो प्रश्न उठाया है और मुझे बहुत भरोसा है नई पीढ़ी पर। कितनी लड़कियों के नाम लो, अभी प्रज्ञा उपाध्याय का उपन्यास आया है,
मजदूर बंद मिलों के मजदूरों की स्थिति पर, वो जो अब किन स्थिति में रह रहे हैं। तो आप देखिए धर्मपुर लॉज आए, तो कविताएं आ रही हैं, कितनी रचनाओं का नाम लेंगे, समय नहीं है यहाँ और उनके बारे में बताने का, मगर मेरा भरोसा बहुत मजबूत है और मैं मानती हूँ कि नया वक्त आ रहा है, आएगा। लड़कियां आत्मनिर्भर होकर रोजगार के लिए देश में नहीं विदेशों में भी अब अकेली जाने लगी हैं और रह रही हैं, और वो भारत की स्त्री होने के अपनी अस्मिता को कायम रखते हुए वहां ये जरूर दर्शाएंगी। उनका भी स्ट्रगल है, लड़के भी हमारे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो नई पीढ़ी बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई है और स्वागत है उसका। आज आपका पता देख रही थी, आप मैं आपकी पड़ोस में रहती हूँ, तो आपसे बात करने की 45 मिनट काफी नहीं है। किसी दिन पूरा दिन बिताऊंगी मैं आपके साथ, खूब सारी बातें सुनूंगी। मैं भी यही आपके बिल्कुल उसी एरिया में रहती हूँ। अच्छा, स्वागत है तुम्हारा, तुम आओ और अपनी रचनाएं दो, पढ़ेंगे और आपसे पूरे दिन पूरी बातें सुनूंगी। और शीतल को देर हो रही है, मैं शीतल आयल तो शीतल You are muted. नाला सोपारा का तुमने शुरू किया, नाला सोपारा पढ़ी जा रही है और नाला जी ये है तो मतलब मेरे पास मैंने नरोत्तम को जो मैंने समर्पित किया है, वो नरोत्तम ही इसका नायक है। वो नरोत्तम जी, वो मैंने उसका आखिरी उपसंहार जो है वो मेरे लिए वो हो गया था, उपसंहार पढ़ के मेरी आंखें भीग गई थी एकदम। नहीं बेटे, तुम इसको पढ़ो। जी आपकी आज सुनकर मतलब जो हमने आज एंजॉय किया है, इट इज नॉट ओनली intriguing, it was an intriguing conversation and it was inspiring to hear about your life story. I have thoroughly enjoyed it. बहुत मजा आया और I'm sure बहुत प्यार तुम्हें, और खूब मजबूत बनो, खूब मजबूत होकर के अपने घर परिवार के साथ बाकी क्या कर सकती हूँ वो भी करो, लड़कियों को बंद होकर नहीं रहना। Blessings means a lot. I'm sure audience में अब बहुत सारे सवाल हैं, बहुत लोगों की raised hands है, मैं टाइम नहीं लूंगी और मैं उनको एक एक करके लेके आ रही हूँ। जरूर। Can we get Dilip Singh Rajput please to ask his question? Can I get the video? Dilip ji, can you unmute yourself, please? Dilip ji, you are muted. Can you unmute yourself? Otherwise, you won't be able to ask the question. Should I get somebody else otherwise? Yes, please. Okay, can I get Sudeshna Chakravarti please to come up and ask the question? Hello ma'am. हेलो बेटा, नमस्कार। गुड इवनिंग। नमस्कार मैम। मैम मैं आपको पहले तो मैं बता नहीं सकती, मैं बयान नहीं कर सकती शब्दों में कि हम कितने खुश हैं आज कि हम इंटरैक्ट कर पा रहे हैं आपके साथ। अरे मैं बहुत खुश हूँ, इतनी छोटी छोटी यंग बच्चों के साथ, यंग पीढ़ी के साथ मेरी बातचीत हो रही है, ये मेरा सौभाग्य। यस मैम। मैम मेरा प्रश्न ये है कि मैं जितना जानती हूँ जो अवान नॉवेल है, जो बुक है, वो मैंने पढ़ा था गूगल पे कि आप डॉक्टर दत्ता समान जो ट्रेड यूनियन के नेता थे उस समय पे, आप उनसे काफी मतलब वो आपके इंस्पिरेशन थे, वो आपके गाइड और फिलोसोफर थे। हाँ जी, तो मैम मैं जानना चाहूंगी कि क्या ऐसा था कि आपने अवान उनके ऊपर लिखा? मैंने उनके ऊपर नहीं लिखा, उनके ऊपर मतलब उसी इंसिडेंट से, उनकी डेथ से इंस्पायर हो। मैंने जब नियोगी हत्याकांड हुआ है छत्तीसगढ़ में, और उसके होने के बाद अचानक मैं 3 रात सो नहीं पाई। मुझे लगा ये क्या हुआ, कैसे हुआ। निश्चय ही किसी ने किसी जो पूंजीपति थे, मैं नाम नहीं लेना चाहती,
उनके किसी मजदूर को ही फोड़ करके उनमें से उन्होंने ये जानकारी हासिल की होगी कि रात को 2 बजे वो आते हैं और अपने घर में खिड़की के बगल में सोते हैं, और उस सब का लाभ उन्होंने जिस हत्यारे को सुपारी दी थी उन्हें मारने की, उनको मारने का मतलब था मजदूरों के हौसलों को, उनके आत्मविश्वास को, और उनको जो गाइडेंस मिलती थी अपने अधिकारों को जानने की, वो सबको खत्म करना था। यानी उन्हें एक ऐसे व्यक्ति से वंचित करना था जो उन्हें रास्ता दिखा रहा था। और उसी दिन मैंने निश्चय किया कि अब मैं आवा उपन्यास लिखूंगी, और मैं जो मुंबई औद्योगिक नगरी है, जो फिल्म नगरी भी है हमारे देश की सबसे बड़ी, और वहां का ऐश्वर्य, वहां पूंजीपति जो रहने वाले हैं, पूरा कुर्ला से लेकर के और मुलुंड तक जो उपनगर आगरा रोड कहलाता है, औद्योगिक सब तरफ फैक्ट्रियां, वहां जो मजदूर पूरे देश से, हैदराबाद से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, बंगाल से, जहां जहां से, तमिलनाडु से आते हैं और करते हैं, तो कॉस्मोपॉलिटन वो शहर, कॉस्मोपॉलिटन झोपड़पट्टियां भी वहां पर हैं। तो मुझे मजदूर यूनियन के साथ जुड़ करके मुझे लगा मुझे मजदूरों के बारे में बात करनी चाहिए और उनके नेताओं के बारे में भी बात करनी चाहिए, और मजदूर आंदोलनों में जो अंतर्विरोध हैं, जो अंतर्विरोध प्रवेश करते हैं और उनको तोड़ने के लिए, वो अंतर्विरोध जाति और वर्ण और राजनीति के नाम पर उसी समय शिवसेना का उदय हुआ। उसी समय दलितों के बारे में चर्चा विमर्श शुरू हुए, दया पवार आदि, तो शरण कुमार लिम्बाले, तो उनने वहां भी इस तरह का ये कि भाई अगर हम दलितों को एकजुट करना है तो हम इसमें जातिवाद अगर हम मजदूरों के बीच फैला देंगे तो वो एक अलग हमारा दल बन जाएगा और हम उसके नेता बन जाएंगे। तो ये जो अंतर्विरोध है, और जो कहीं जासूसी करते हैं पूंजीपतियों के लिए, ऐसे भी श्रमिक नेता हैं जो बिकते भी हैं, तो ये सारी चीजें, बिल्डर्स लॉबी है, किस तरह से वहां के गांव वालों की जमीनें खरीद करके शहर को का एक्सटेंशन करते हैं और उनके पास काम नहीं रह जाता पैसा खत्म होते ही। तो ये सारी चीजें जो है, इनको मैं कैसे लिखूं, तो मैंने आवा लिखने का निश्चय किया। और मेरा वो अनुभव, और दत्ता सामंत तो हमारे नेता थे, हम तो एक सामाजिक मामूली कार्यकर्ता भी भर थे, लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखा हमने, कैसे लड़ाई लड़नी चाहिए। बल्कि सड़कों पर डिब्बे लेकर के, पाउंड्स के जो डिब्बे होते थे उसमें चाकू से छेद करके पैसा मांग करके जब स्ट्राइक होती थी, ताले लग जाते थे, लॉकआउट हो जाता था, और 6-6 महीने 3-3 महीने मजदूरों के चूल्हे नहीं जलते थे। लेकिन वही उन्हीं में से जब श्रमिक नेता उन्हीं को वोट बैंक बना करके संसद लोकसभा पहुंचे, कि उनकी पैरवी हम ज्यादा बेहतर ढंग से संसद में पहुंचकर उठा सकेंगे, कर सकेंगे और उनके न्याय दिला सकेंगे, तो पता चला कि वहां वो नेता बनकर ही रह गए। तो बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। भ्रष्टाचार इस कदर है, वो गरीब, वो मजदूर, उनका वोट बैंक भर बनकर रह जाता है। तो इसी सब ने मुझे और उन अनुभव ने, उनके बीच रहने के अनुभव ने, जिस दलदल और जिस नरक में उनका जीवन बीतता है, जिस तरह से वो गांव जाते हैं अपने लॉकआउट के समय, तो गांव भी जाकर उनका गुजर नहीं होता है, कोई काम उनके पास नहीं होता है। तो ये सारी चीजें थी, और इस समाज को मैंने अपने करीब से देखा, और तब मुझे लगा कि ये तो तारा बाबू के गण देवता का जो गण है, जो जन है, जो नील की खेती का करने वाला, जो वो किसान जिसके पास 1 बीघा खेत भी नहीं थे, वो भी अपनी जमीन से बेदखल होकर के बम्बई जाकर के
किसी भी फैक्ट्री का मजदूर बनता है या कहीं भी कलकत्ते में जाकर रिक्शा चलाता है और बिहार से भी आकर मजदूर रिक्शा चलाता है, जिस रिक्शे पर रिक्शा वो घोड़े के बजाय वो खुद उसमें जुटता है और उस पर आदमी को घोड़ा बने हुए देखने के बावजूद वो आदमी ही उस पर सवारी करता है। तो ये सारी चीजें थी जिसने मुझे बहुत उद्वेलित किया और मैंने आमा लिखा। ये समय का आमा है। आमा का मतलब होता है सुदेशना वो Yes, ma'am. कुम्हार जो चाक पर बर्तन बनाता है, सुंदर सुंदर दिए बनाता है, सुंदर सुंदर सुराहियां बनाता है, मिट्टी के Yes, ma'am. खिलौने बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, मिट्टी के पॉट बनाता है, मिट्टी के कप बनाता है जिनमें आप चाय पीते हैं। बंगाल Yes, ma'am. उसी मिट्टी से वो छोटे छोटे कान के बनाता है, गले का बनाता है, चूड़ियां बनाता है, जो सामान्य व्यक्ति खरीद सकता है, उसे पहन सकता है। उसको वो आमा में पकाया जाता है, उसको कुम्हार आमा। तो ये जो आजादी के बाद का आमा है जिसमें हम गुलाम नहीं हैं, हमारे ही नेता हैं चुने हुए, हमारा ही राज्य है और हम स्वतंत्रता को भोग रहे हैं, अपनी अस्मिता के साथ भोग रहे हैं। लेकिन हम इतने भ्रष्ट हो गए कि अंग्रेजों के जमाने से में जो यातनाएं थी भ्रष्टाचार की, उससे कहीं ज्यादा आज है स्थिति। और मैं इससे बहुत 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 दुखी हूँ। समय बदलेगा, नई पीढ़ी, तुम लोगों की पीढ़ी, मुझे विश्वास है बदलेगी इस चीज को। आमा मुझे इसीलिए लिखना पड़ा कि आमा का आमा खराब हो गया। जैसे सारे खिलौने टूटे फूटे निकले, उसमें से सारी कलात्मक चीजें टूटी फूटी निकली। वो सुराही जो बनाई गई है जिसमें मोर के चोंच है और उससे पानी निकलता है, वो चोंच टूट गई है। तो ये है, तो आमा इस तरह से लिखा गया। थैंक यू चित्रा जी। बहुत सारे सवाल हैं लेकिन समय हमारे पास बहुत कम है, तो इसके लिए बस अब एक और सवाल, छोटे जवाब देंगे। एक और सवाल ले लेते हैं। जरूर। हाँ, तो अब मैं चाहती हूँ कि अजय शर्मा जी को आए और वो अपना सवाल पूछें। अजय शर्मा क्या पंजाबी के लेखक हैं? वो हैं? मालूम नहीं। हाँ जी, नमस्कार दीदी। पहले तो आप सबसे पहले आपको मेरा सादर नमस्कार है। अरे नमस्कार बहुत 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 नमस्कार। तुम तो हमारे बहुत हिंदी के बड़े युवा डायनामिक, जिसको तेजस्वी उपन्यासकार हो। आपका आशीर्वाद है दीदी। अच्छा, मैं बात करता हूँ। आमा की काफी बात हुई है, मैंने भी आमा पढ़ा, आमा छापा भी। आपने जिस परिदृश्य की बात की, आजादी के बाद हमारे सरोकार कुछ और थे, कुछ समय बदलने के बाद हमारे सरोकार कुछ बदले हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आपके उपन्यास सुनगुनिया मैंने पढ़ा था, जो पंजाबी में अनुवाद हुआ, तो पंजाबी में पढ़ा था मैंने। गिली गुडू हाँ जी हाँ। तो वो मैंने जब पढ़ा तो इत्तेफाकन मैंने साथ में समय सरगम भी पढ़ा, जो कृष्णा सोपती का है। तो आपका जो उपन्यास हालांकि आकार में छोटा है, लेकिन वो उससे कहीं आगे की बात करता है। वो उसके बारे में कुछ बताएं कि वो जो आप आजकल जो आपने बात की कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, आपके समय वो सारा कुछ नहीं होता था, सीनियर सिटीजन होम नहीं होते थे, तो बूढ़े बुजुर्ग एक ही घर में परिवार में रहते थे, न्यूक्लियर फैमिलीज नहीं थी। तो आपने उस समस्या को लिया और बड़े अच्छे से निभाया। उसके पीछे आपकी प्रेरणा क्या थी? आपने क्या सोचा, किस तरह से आपको उसको लिखना चाहिए? अच्छा, मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि उसके पीछे मेरे वृद्धा आश्रम से जुड़ा होना, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण रहा। मैं एक वाकई ने मेरा दिल हिला दिया और मैं बांटना चाहती हूँ। एक चंडीगढ़ में रहने वाले एक दंपति जो दोनों ही नौकरी करते थे और उनका बेटा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था, और उनके सिविल इंजीनियर पिता, तो उनको वो नोएडा 55 की तरह में लाकर उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि उनकी पत्नी को ये बर्दाश्त नहीं था कि उनके पिता को बहुत खांसी आ रही है, उनकी छाती में बलगम है
और उसके सजे सजाए सुंदर ड्राइंग रूम में वो खांसते हुए बैठे हुए अखबार पढ़ते हैं, या छोटा सा जो गार्डन है उसमें बैठते हैं। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं था और बेटा इससे मजबूर था, और वो उनको विवश कर दिया गया कि वो वृद्धाश्रम में रहें। अपनी पेंशन के साथ वो वृद्धाश्रम में रहे, लॉकर वगैरह सब उन्होंने लिखवा लिया। और वही उनकी वो जब बीमार पड़े और अपने बेटे को याद करने लगे, उनके मैंने कई कहानियां लिखी हैं वृद्धों की जिंदगी पर। बब्बू बब्बू वो अपने बेटे को याद कर रहे थे। मैंने पात्र जब कहानी लिखी तो महिला कर दिया पात्र, तो वो बब्बू बब्बू पुकार रहे थे, उस बेटे को पुकार रहे थे जिस बेटे के घर में, जो घर उन्होंने ही बनाया था, लाल ईंटों वाला घर जिसको उन्होंने ही सजाया था, उस घर में उनको उनके रहने की जगह नहीं थी। ये जो नई पीढ़ी का सबसे बड़ा संक्रमण है आज, और वो वहां रहने के लिए मजबूर थे आखिरी समय। हालांकि वो कहते थे वृद्धाश्रम में कि वो अपने बेटे और बहू का कभी मुंह नहीं देखेंगे, लेकिन वो पोतों से जरूर मिलना चाहते हैं। मेरी एक कहानी है गेद इसी पर। लेकिन आखिरी समय उनके मुंह से अगर कोई शब्द निकल रहा था, कोई शब्द वो उच्चार रहे थे, तो बब्बू बब्बू उच्चार रहे थे। हम लोगों ने क्या किया कि एक टेलीफोन जो है का चोंगा उनके कान में लगा दिया, और उधर दूसरे टेलीफोन से वार्ड बॉय को कहा कि ये कहो कि हाँ बाबूजी, पापा जी मैं आंदा हूँ। मैं पंजाबी में बोलो कि मैं आंदा, मैं आ रहा हूँ। आप पापा जी आप ठीक हो जाएंगे, मैं आ रहा हूँ। और उन्होंने जैसे ही वो उतनी आवाज सुनी, उन्होंने अपनी पलकें पटपटाई जैसे कि वो आ गया हो, और वो खत्म। ये अजय, ये वाकया मुझे नहीं भूलता। ये झूठ जो हम लोगों ने जिसका नाट्य रूपांतर किया, ये नहीं भूलता है, कैसे भूले। और याद रखना चाहिए कि विदेशों में भी आज मैंने अमेरिका में देखा, न्यूयॉर्क जब मैं गई तो मैंने वृद्धाश्रम देखने की अपनी ललक को जाहिर किया, तो मैंने देखा कि वहां की वृद्धाएं लाल लिपस्टिक लगा, अच्छा ड्रेस पहन करके सजी धजी बैठी हैं गार्डन में इधर उधर, और इंतजार कर रही हैं कि जब उनका जन्मदिन आएगा अगले महीने, तब उनका पोता शायद कार्ड लेकर और फूल लेकर उनसे मिलने आए। मालूम, तो वहां भी अकेला है वृद्ध व्यक्ति, वहां भी अकेला है, अकेलेपन से गुजर रहा है। कितना टीवी देखेगा जब आंखें इस लायक नहीं रहेंगी, मोटे मोटे ग्लास और लेंस चढ़ जाते हैं, तब क्या होता है, देखना अवॉइड करना पड़ता है। आज इस देश में जो बाजारवाद ने उपभोक्तावाद के इंजेक्शंस हर हमारे युवा पीढ़ी के बाहों में लगाने की कोशिश की है और कर रहा है, उसका नतीजा बहुत बुरा निकलने वाला है। नई पीढ़ी को भी ये सोचना होगा कि कल तुम भी खा सकते हो। उसने कभी सोचा होगा कोरोना आएगा इस तरह से, और जवान बच्चों को भी होगा। कभी सोचा होगा कल अगर तुम्हें किसी तरह की बीमारी होती है और तुम्हारे बच्चे तुम्हें अवकाश प्राप्त करते ही कहेंगे वृद्धाश्रम में पहले ही 55 साल की उम्र में ही बुक करा लीजिए अपने लिए कोई कमरा, यहाँ नहीं रह सकेंगे आप। तो ये हालत है, ये हालत बहुत खराब है। आज भी मैं इस हालत के बहुत विरोध में हूँ। और वो जो तुम गिली गुडू उपन्यास का चर्चा कर रहे हो, वो 8-9 भाषाओं में अनुवाद हुआ। सबसे पहले पंजाबी में हुआ और जसविंदर बिंद्रा ने किया इसका अनुवाद, और बहुत पसंद किया गया। सुनगुनिया वही है, सुनगुनिया के बाबू जसवंत सिंह जो है, वो उनको कर्नल स्वामी मिलते हैं मलयाली, और उनके जीवन में ये प्रेरणा भरते हैं कि अपनी जो तुम्हारी पैतृक संपत्ति है उस पर तो तुम्हारे बेटे का अधिकार है, उसको ही देना पड़ेगा वसीयत में, लेकिन विच इज द ऑनर प्रॉपर्टी ऑफ योर, यू कैन गिव इट टू समबडी। तुम क्यों नहीं अपने घर के या किसी अन्य जरूरतमंद के बच्चों की पढ़ाई में उसको पैसे को खर्च करते हो। उन्हें अपने घर की नौकरानी सुनगुनिया याद आती है, और वो अंत में ये कहते हैं सुनगुनिया से टेलीफोन पर कि तुम कुछ भी जो रिश्ता चाहो वो मान लो, तुम घर पर आ जाओ, मैं अपने कानपुर वाले पुराने घर में लौट रहा हूँ।
और उनकी बेटियों को वो तय करते हैं कि उन्हें पढ़ाएंगे, पढ़कर सक्षम बनाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात आपने बताई। वो उपन्यास वाकई बहुत टचिंग है। बहुत बहुत अच्छा लगा अजय, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद कलम वालों। Thank you, Ajay ji. I hope your question was answered. On behalf of Ehsaas Women of Amritsar and Jalandhar, I express my heartfelt gratitude to the Sahitya Academy awardee Chitra ji, as she engaged us all in an intriguing conversation through her renowned literary works. The conversation was a journey through the world of Hindi literature, through the words of one of its foremost contributors. Further, I would also like to thank Anu Shakti ji for asking such pertinent questions which made the conversation engaging and intriguing. Also, I would like to thank Dainik Jagran ji, who is our Hindi print media partner, and Shri Cement Limited, our presenter. Last but not the least, I would like to thank Prabha Khaitan Foundation for bringing all of us together in these testing times. बहुत अच्छा शीतल, मेरी ओर से कलम को बहुत धन्यवाद। कलम जो काम कर रहा है साहित्य को पाठकों तक ले जाने का और लेखकों को पाठकों, बहुत बहुत धन्यवाद। और नई पीढ़ी से मिलकर, और अनु को भी और जूही को भी और तुमको भी बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद दी। Thank you, Chitra. Very thanks. Such a pleasure. And what a session. Thank you. और अनिंदिता को तो धन्यवाद मेरा है ही। Thank you, Chitra ji. Thank you so much. What an enriching session. Thank you. Thank you. Really, we are amazed. We are amazing session, actually. It's amazing session. Thank you. Thank you.